नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं नगमा। देश में आज से 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों और 45 साल से ज्यादा उम्र के गंभीर रूप से बीमार लोगों का टीकाकरण शुरू हुआ है। दिल्ली के एम्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीका लिया। उन्हें भारत बायोटेक की कोवैक्सीन दी गई है। अलग अलग दलों के कई बड़े नेताओं ने आज वैक्सीन ली। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वैक्सीन लगवाई। मुंबई में एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने वैक्सीन ली। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी आज टीका लेने वालों में शामिल थे। बीजेपी की बात की जाए तो अगले एक हफ्ते में उसके सारे मंत्री, सांसद और विधायक कोरोना का टीका लेंगे। प्रधानमंत्री और दूसरे बड़े नेताओं के कोरोना टीका न लेने को लेकर कई सवाल उठ रहे थे, लेकिन आज पीएम समेत कई बड़े नेताओं ने टीका लेकर लोगों को संदेश दिया है। देखिए शरद शर्मा की रिपोर्ट। सोमवार सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के एम्स अस्पताल में जाकर कोरोना का टीका लगवाया। टीका भी और कोई नहीं बल्कि वही स्वदेशी कोवैक्सीन, जिस पर शुरुआत में सवाल उठे थे। स्वयं सबसे पहले जब 60 साल से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीनेशन देश में खोला गया है, तो सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री ने वैक्सीन लिया। स्वदेशी वैक्सीन ली, कोवैक्सीन, जिसके खिलाफ इतना ज्यादा दुष्प्रचार किया गया, जो कि साइंटिफिकली एकदम से परफेक्ट थी। देश भर में कई और नेताओं ने टीके लगवाए। चेन्नई में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने, पटना में नीतीश कुमार ने और भुवनेश्वर में नवीन पटनायक ने टीका लगवाया। दिग्गज नेता शरद पवार भी पीछे नहीं रहे। आज जो अब नए दौर का टीकाकरण प्रारंभ हुआ है और पहला दिन मुझे टीकाकरण का अवसर मिला है, मुझे बहुत खुशी है। और जो उप मुख्यमंत्री हैं और हमारे अन्य मंत्रीगण हैं, ऐसे लोग भी एक साथ आज के दिन टीकाकरण की शुरुआत कर लें, तो आज बहुत अच्छा लगा है कि आज टीकाकरण की शुरुआत हो गई। आम लोगों में भी टीकाकरण को लेकर अच्छा खासा उत्साह दिखा। मैंने मेरी माँ को खो दिया था कोरोना के चलते, इसीलिए मैं 1.5 महीने से इंतजार कर रही थी कि कब वैक्सीन लगेगी। जब प्राइम मिनिस्टर ने लगवाया सुबह, तो हम लोगों को क्या चिंता है? तावलापन तो नहीं, जरूरत थी, क्योंकि हम परेशान हैं। हमें पहले भी, जैसे इसमें लिस्टेड नहीं है, मुझे पार्शियली पैरालिसिस का अटैक भी आ चुका था। अच्छा। 2018 में व्हाइल ट्रैवलिंग टू अब्रॉड। अच्छा। डॉक्टरों से पूछा तो वो भी हाइपरटेंशन का ही कुछ इन्फ्लुएंस है। अच्छा। तो मैं डर रहा था कि इस समय बाहर जाऊंगा क्या होगा। ठीक है। और बिना इस तरह उसमें जाना, बहुत डेस्परेट थे कि हमें तो ना जिस दिन खुलेगा विल बी द फर्स्ट पर्सन, एंड माय हस्बैंड इज द फर्स्ट पर्सन टू हियर एंड आई एम द सेकंड वन हु गॉट दैट वैक्सीनेशन। सर, एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो इंस्ट्रक्शंस हमारे पास हैं वो 2 स्लॉट की हैं। एक वॉक इन स्लॉट भी है, सेकंड हमारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी है। अच्छा। जो लिंक के थ्रू घर बैठे लोग उसमें रजिस्टर कर सकते हैं। वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कोविन पोर्टल cowin.gov.in पर और आरोग्य सेतु ऐप पर हो रहे हैं। हालांकि ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन सुविधा भी है, मगर दिल्ली सरकार की सलाह है रजिस्ट्रेशन पहले करा लें, सहूलियत होगी। कोविन में रजिस्ट्रेशन करा के जाएं तो बेटर रहेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत भीड़ होने के चांसेस हैं। अगर आप बुकिंग करा के नहीं जाएंगे और एक सेंटर पर मान लो जगह 50 लोगों की, 100 लोगों की और 200-500 लोग पहुंच गए, तो बड़ा क्योस हो जाएगा। इस दौर में 30 करोड़ से ज्यादा भारतीयों को टीका लगना है। इस चरण में वैक्सीन लगवाने वालों को 2 तरह की सुविधाएं या चॉइस दी गई हैं। वैक्सीन लगवाने वाले ये तय कर सकते हैं कि उनको टीका सरकारी केंद्र में लगवाना है या प्राइवेट केंद्र में लगवाना है। सरकारी में लगवाएंगे तो फ्री है, प्राइवेट में लगवाएंगे तो 250 रुपये प्रति डोज चुकाने होंगे। साथ ही साथ जिनको टीका लगवाना है वो ये भी तय कर सकते हैं कि उनको कौन सी वैक्सीन लगवानी है, कोविशील्ड लगवानी है या कोवैक्सीन लगवानी है। अभी तक ये चॉइस नहीं दी गई थी। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी सचिन गुप्ता के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी लगेगी कोविड वैक्सीन। मंगलवार से शुरू होगा उनका टीकाकरण। जजों के परिवार वालों को भी वैक्सीन दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने सुप्रीम कोर्ट परिसर में वैक्सीन का इंतजाम किया है
और रिटायर्ड जजों और उनके परिवारों के लिए भी वैक्सीन का इंतजाम किया गया है। हमारे साथ आशीष भार्गव हैं, तो कल से यहाँ पे भी आशीष शुरुआत हो रही है वैक्सीनेशन ड्राइव की। इसमें क्या प्राथमिकताएं दी जा रही हैं किन लोगों को, और ये भी खबर आई कि यहाँ पर एक चॉइस भी होगा, विकल्प होगा कि आप कौन सी वैक्सीन जजेस लेना चाहते हैं, जिस पर कुछ लोग आपत्ति भी कर रहे हैं कि आम लोगों को इस तरह की कोई चॉइस नहीं दी गई। जी बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट में जजों को रजिस्ट्री ने एक सर्कुलर भेजा है, एक चिट्ठी भेजी और कहा है कि कल से यानी मंगलवार से जो कोविड की जो वैक्सीन है उसका अभियान शुरू होगा सुप्रीम कोर्ट के लिए, जजों के लिए। और इसमें सिर्फ जज और उनके परिवार नहीं बल्कि जो रिटायर्ड जज है सुप्रीम कोर्ट के वो और उनका परिवार भी शामिल होंगे। इसके लिए दो व्यवस्थाएं देने की बात इसमें की गई है। पहली व्यवस्था यह है कि सुप्रीम कोर्ट के ही परिसर में ये वैक्सीन लगाने का काम होगा। तो जजों के पास एक ऑप्शन है, उनके परिवार के पास भी, कि या तो वो सुप्रीम कोर्ट के परिसर में ये वैक्सीन लगवाएं या फिर वो किसी लिस्टेड अस्पताल में जाकर वो वैक्सीन लगवा सकते हैं, उनकी चॉइस है। दूसरी बात ये भी चिट्ठी में कही गई है कि कोविशील्ड या कोवैक्सीन उसमें से कोई भी प्राथमिकता दे सकते हैं। ये एक बात अहम है। लेकिन इधर केंद्र सरकार का कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं है, कोई चॉइस नहीं दी गई है। लेकिन जो जजेस को चिट्ठी दी गई है रजिस्ट्री के द्वारा उसमें ये बात लिखी गई है। तो इसलिए फिलहाल हम वो बात करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट के जजों को भेजी गई है। तो कल से ये एक शुरुआत होनी है, तो जजों को ऑप्शन है कि वो यहाँ भी लगवा सकते हैं या वो अस्पताल भी जा सकते हैं। और जो फीस निर्धारित की गई है केंद्र सरकार के द्वारा, हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा, वो सारे नियम यहाँ भी लागू होंगे। और इसके साथ साथ एक बात अहम है कि कोई भी जज चाहे तो वैसे ही, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ज्यादातर जज जो हम 60 साल से ऊपर के हैं, तो वैसे भी वो एलिजिबल हो जाते हैं कि वो खुद ही अपने आप को रजिस्टर करें और कहीं भी जाकर वो टीका लगवा सकते हैं, वैक्सीन लगवा सकते हैं। लेकिन ये काफी अहम है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी फिजिकल हियरिंग अब शुरू होनी है, तो ऐसे मौके पर ये टीकाकरण सुप्रीम कोर्ट में भी जोर शोर से चले। मुझे लगता है कि अगली जो बारी होगी वो सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री, रजिस्ट्रार और पूरे स्टाफ की होगी। जी धन्यवाद आपका आशीष। और आज से बुजुर्गों का टीकाकरण शुरू हो गया, लेकिन कर्नाटक में बुजुर्गों की कई जगह पे मायूसी हाथ लगी है। टीकाकरण के रजिस्ट्रेशन को लेकर जानकारी की कमी से भी मुश्किलें हुई। बताया जा रहा है कि ज्यादातर निजी अस्पतालों में वैक्सीन मिली ही नहीं। Gender, correct? Manually you are seeing, gender you can see, name you are seeing, Aadhaar card you are seeing, what for you want, what comes via portal, some decisions have to be taken, sir. टीका लगवाने के लिए जद्दोजहद करते इन बुजुर्गों में कोई 65 साल का है तो कोई 75 का। किसी का ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है तो किसी को सही ढंग से प्रक्रिया समझाने वाला कोई नहीं। नतीजा हताश और निराश होते बुजुर्ग। बैंगलोर मेडिकल कॉलेज गया, वो मेरे घर से नज़दीक है। मैं रहता हूँ बैंगलोर बासुनगुड़ी में। बैंगलोर मेडिकल कॉलेज में जब गया, मैं न्यूज़ चैनल्स और न्यूज़पेपर्स देख के गया, उधर वैसे नहीं गया। उधर स्टाफ ने बताया आप वाणीविलास हॉस्पिटल में जाइए। दुख भी है, उधर से आया 4 घंटा हम इधर बैठा था, अब बोल रहा है OTP नहीं आए तो हम कुछ भी नहीं कर सकता है। OTP नहीं आ रहा है, वो पोर्टल नहीं वर्किंग नहीं कर रहा है। एक बार आता है और 2 एंट्री करने के बाद बंद हो जाता है। अफरा तफरी इसलिए भी मची क्योंकि कर्नाटक में रजिस्ट्रेशन सोमवार से ही शुरू हुआ। पहले 2 चरणों में कर्नाटक ने काफी मुशक्कत के बाद तकरीबन 75 से 80% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया, लेकिन इस बार शुरुआत ही खराब रही। कहते हैं कि ज्यादातर निजी अस्पतालों में टीके की खेप पहुंची ही नहीं और ये भी तय नहीं है कि कितने वैक्सीन किस अस्पताल को दिए जाने। हम लोग अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संपर्क में हैं। वह लोग खामियों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जो ऐप में नहीं कर पाते हैं उनके लिए प्रावधान है, लेकिन अभी हमारे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। शायद इसमें 2-3 दिन में सब ठीक हो जाएगा। कुल मिलाकर पहले दिन दुविधा की स्थिति बनी रही, वैक्सीन लेने वालों के लिए भी और वैक्सीन देने वालों के लिए भी। उम्मीद की जाती है कि तकनीकी खामियां जल्द ही दूर कर ली जाएंगी ताकि बुजुर्ग और मरीज परेशान न हो। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल खिजवई, NDTV इंडिया।
उत्तर प्रदेश में पहली से 5वीं कक्षा तक वाले प्राइमरी स्कूल भी आज से खुल गए हैं। करीब साल भर कोविड की वजह से ये बंद रहे। हालांकि स्कूलों से सारे प्रोटोकॉल पर अमल करने को कहा गया है। एक शिफ्ट में 50% अटेंडेंस होगी। मास्क और सैनिटाइजर जरूरी होंगे। यूपी के 1.5 लाख से ज्यादा सरकारी प्राथमिक स्कूल और हजारों प्राइवेट स्कूल भी सख्त कोविड कायदों के बीच खुल गए। करीब 1 साल छात्र स्कूल से दूर रहे हैं। हम इस वक्त सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में है लखनऊ के, जो यहाँ का एक बहुत फेमस और पुराना स्कूल है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बच्चे वापस अपनी पढ़ाई करने आए हैं। अभी हमने इनको थोड़ा इंटरप्ट कर दिया क्योंकि हम अपनी रिपोर्ट कर रहे हैं। We have divided the children in 2 groups. स्कूल प्रशासकों ने बताया करीब 75% छात्र छात्राएं आए। उनके माँ बाप की मंजूरी थी। पहले दिन के लिहाज से ये अच्छी तादाद है। Right from the gate, children were tested for their temperature. उनको सैनिटाइज करे गए उनके हैंड्स, उनको एंट्री मिली, स्पेसिंग रही, स्टाइगर्ड एंट्री करी। हम लोगों ने 7:30 से 8:30 का टाइम दिया बच्चों को अंदर आने के लिए। मदर खुश थी। पापा काफ़ी सोच रहे थे कि मास्क चढ़ा के रखना, केयरफुल रहना, कुछ करना मत और हर चीज़ को केयरफुली करना, सैनिटाइज ज़रूर करना हाथ। वैक्सीन आ गई है तो अब तो आ ही सकते स्कूल में ऑब्वियसली, और अगर केयरफुल रहेंगे तो फिर सवाल ही नहीं उठता कोरोना होगा। क्या बच जाएगा? लखनऊ से 500 किलोमीटर दूर सोनभद्र के विंधमगंज के इस सरकारी स्कूल में भी सख्ती का यही नजारा दिखा। पूरे यूपी के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले ज्यादातर बच्चे गरीब घरों से आते हैं, जिनके लिए बीते साल ऑनलाइन शिक्षा देना लेना बहुत भारी साबित हुआ। 5वीं में पढ़ रहे 11 साल के कुणाल की तरह। मुझे स्कूल में बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई और यार दोस्तों से मुलाकात हो जा रही है, क्योंकि मेरा बहुत कोर्स पीछे रह गया है। अब मैं रोज स्कूल आऊँगा और स्कूल में बहुत मेहनत करूँगा। यूपी के माध्यमिक और सेकेंडरी स्कूल पहले ही खुल चुके हैं। अभी तक इन स्कूलों से कोविड के गिनती के ही केस सामने आए हैं। हापुड़ में मोहम्मद अदनान और सोनभद्र में प्रभात कुमार के साथ आलोक पांडे, एनडीटीवी इंडिया। और इस वक्त एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद दिखाएंगे पटना में लेफ्ट से जुड़े छात्रों पर बरसी लाठियां। बिहार की राजधानी पटना में लेफ्ट ने आज नीतीश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। सीपीआई-एमएल के छात्र संगठन आइसा ने पटना के गांधी मैदान में ये प्रदर्शन स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के मुद्दे पर किया। जब प्रदर्शनकारी हिंसक हो गए तो आंसू गैस का भी सहारा लिया गया और कई पुलिसकर्मी और प्रदर्शनकारी पत्थरबाजी और लाठीचार्ज में घायल भी हुए हैं। मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, क्या स्थिति यहाँ पर बन गई थी? किस तरह का तनाव था? आइसा के इस विरोध प्रदर्शन में हुआ क्या था जो लाठीचार्ज की नौबत आई, और क्या स्थिति है इस समय? देखिए, रोजगार यहाँ पर बिहार की राजनीति में, जैसा कि आपको मालूम है, एक बड़ा मुद्दा है। चुनाव में भी जो विपक्ष है, खासकर आरजेडी ने इसे अपना मुख्य मुद्दा बनाया था। और अब जब से सरकार बनी है, करीब 3 महीने से अधिक होने को आ गए हैं नगमा। नीतीश कुमार ने कहा था कि 20 लाख लोगों को नौकरियां और बैकस्लैश रोजगार दिया जाएगा। यहाँ तक कि बिहार में जो बजट पेश हुआ है उसमें भी इस वादे को दोहराया गया है। लेकिन किसी को यह नहीं मालूम है कि इस 20 लाख में कितने लोगों को सरकारी नौकरी मिलेगी, कितने लोगों के लिए रोजगार के साधन या रोजगार उनको उपलब्ध कराया जाएगा। जैसा कि बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था, अगर आपको याद हो तो 19 लाख लोगों में 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी और 14 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे। लेकिन अब सीपीआई-एमएल, क्योंकि उसके बिहार विधानसभा में 12 विधायक हैं, तो इन मुद्दों पर खासकर किसानों के आंदोलन को लेकर भी उन्होंने पूरे बिहार में अपनी विरोध प्रदर्शन किया। और अब इस रोजगार के मुद्दे पर चूंकि विधानसभा का सत्र चल रहा है तो हर राजनीतिक दल उसमें अपनी जोर आजमाइश करता है। तो आज उनका विधानसभा का घेराव का उनका कार्यक्रम था, जो पटना के गांधी मैदान के ही एक छोर से शुरू हुआ, दूसरे छोर पर उसे रोका गया। उसी दौरान जो पत्थरबाजी हुई
उसके बाद लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, पानी के फव्वारों से लोगों को तीतर बितर किया गया। और इसमें अब सीपीआईएमएल का कहना है कि उसके कई सारे जो छात्र संगठन के जो पार्टिसिपेंट्स थे वो घायल हुए हैं। प्रशासन का कहना है कि उनके कई सारे अधिकारी घायल हुए हैं। लेकिन हाँ, रोजगार का मुद्दा बिहार में एक अब थोड़ा बड़ा होता जा रहा है। नगमा, और इस दौरान जब लाठीचार्ज और हिंसा भी कुछ हुई है तो कई जो प्रदर्शनकारी हैं वो भी इसमें घायल हुए हैं। मनीष, तो उनकी क्या स्थिति है? नगमा, देखिए, ये जो लाठी चार्ज है उसमें हर जो पक्ष होता है प्रशासन की तरफ से अगर आप बात करेंगे तो उनका कहना है कि उनके ऊपर पत्थरबाजी की, उसके बाद उन्होंने सेल्फ डिफेंस में उन्होंने लाठी चार्ज किया। जो प्रदर्शनकारी होते हैं उनका कहना है कि पुलिस ने अनायास उनके ऊपर लाठी चार्ज किया। लेकिन हाँ, एक बात तय है कि जो प्रदर्शनकारी थे उनमें उनके कई सारे दो विधायकों को हमने देखा कि वो उसको लीड कर रहे थे। ये जो क्राउड था वो शायद इंसिस्ट कर रहा था कि उन्हें विधानसभा की ओर जाने दिया जाए, जिससे प्रशासन से उनकी बात नहीं बनी और उसके बाद पत्थरबाजी शुरू हुई और जिसके रिटेलिएशन में आप कह सकती हैं कि लाठीचार्ज शुरू हुआ। नगमा जी, धन्यवाद आपका मनीष। और इस वक्त हम एक ब्रेक ले रहे हैं। आप ये तस्वीरें देख रहे थे पटना की, जहां पर आयशा ने ये प्रदर्शन किया था और उसी दौरान थोड़ी हिंसा हुई, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, कुछ प्रदर्शनकारी घायल भी हुए हैं। लेकिन जैसा मनीष बता रहे थे कि दोनों पक्ष, पुलिस का जो प्रशासन का कहना है वो ये कि हिंसक हो गई थी जो भीड़ थी, प्रदर्शनकारी से लाठीचार्ज करना पड़ा। और ये रोजगार का मुद्दा जो है उसे लेकर यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा था पटना के गांधी मैदान में। इस वक्त हम एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद बंगाल चुनाव से पहले ममता बनर्जी और तेजस्वी की मुलाकात के क्या मायने हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की है। मुलाकात के सियासी मायने अपनी जगह पर हैं। हालांकि इस मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने गठबंधन की गुंजाइश या सीटों के बंटवारे के बारे में कुछ नहीं कहा है। सबसे बड़ा बात यही है, हिम्मत का साथ, कि हम लड़ रहे तो तेजस्वी भाई लड़ रहे, अगर तेजस्वी लड़ रहे तो हम लड़ रहे। ये मैसेज बीजेपी को जाना चाहिए कि आप मीडिया को जितना भी फोबिया बनाओ, आप मीडिया के लिए जितना भी आप इंस्ट्रक्शन दो, आप जान लो कि बिहार में भी आप जो किया है फोर्सफुली, बिहार में भी आपको सरकार नहीं टिकेगा और बंगाल में भी आने वाला दिन में आपका जो मीडिया फोबिया जो बना रहा है कि आप ये सीट मिलेगा, वो सीट मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला है। अलायंस जो हमारा लेफ्ट और कांग्रेस से है वो बिहार में है, और अगर आप केरल में देखें तो वहाँ भी यूडीएफ एलडीएफ आपस लड़ रहे हैं, तो अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से है। तो हमारी तो प्रायोरिटी है, ये सिर्फ गठबंधन की बात नहीं है, हमको भी देश का संविधान, लोकतंत्र, बंगाल की सभ्यता, भाषा, ये मूल्यों की बात है। तो हमारी ड्यूटी है कि हम टीएमसी ममता जी के हाथों को मजबूत करें और बीजेपी को बंगाल से रोकें। तो सौरभ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सौरभ गुप्ता हमारे संवाददाता कोलकाता से। सौरभ, किस तरह, क्या इंडिकेशन मिल रहे हैं कि तेजस्वी यादव कैसे ममता दीदी का हाथ मजबूत करेंगे? यहाँ पर कोई सीट शेयरिंग वगैरह की बात साफ नहीं आई है, लेकिन ये ममता बनर्जी साफ संदेश दे रही हैं कि जहां तेजस्वी लड़ रहे हैं मतलब हम लड़ रहे हैं, यानी कि हम दोनों जो हैं वो एक ही हैं। तो बंगाल के चुनाव में किस तरह का साथ दोनों का दिखेगा? देखिए, सीटों को लेकर दोनों दलों में कोई मतभेद होने की चांस ही नहीं है, क्योंकि अगर हम सीटों की बात करें या आरजेडी की बात करें खास करके, तो आरजेडी की उतनी ताकत पश्चिम बंगाल में शायद नहीं है कि वो सीटों को लेकर तृणमूल के साथ नेगोशिएट करे। लेकिन जो बात है बंगाल में वो है बिहारी वोटर कई जगहों पे है और सिग्निफिकेंट परसेंटेज में है। तो अगर ये बिहारी वोटर तृणमूल के किटी में लाने के लिए तेजस्वी यादव ममता बनर्जी को मदद कर सकते हैं तो ये टीएमसी के लिए फायदेमंद है। और अगर आप देखें, ममता बनर्जी ने जो एंटी बीजेपी फोर्सेस है देश में,
उनके एक सबसे स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल माना जाता है। जो चुनाव हो रहा है पश्चिम बंगाल में, जैसे कि तृणमूल का हर पैम्पलेट या लीफलेट कहते हैं कि 3 सेंट्रल एजेंसी, 8 चीफ मिनिस्टर, देश की गृह मंत्री, देश की प्रधानमंत्री, सब एक महिला से लड़ रहे हैं, जो है ममता बनर्जी। तो ममता बनर्जी भी अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं। तेजस्वी यादव का सपोर्ट मिले हैं उनको। ना सिर्फ तेजस्वी यादव, आज उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने भी कहा है कि ममता बनर्जी के हम हाथ मिला रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के साथ लड़ने में वो एक प्लेटफॉर्म बनी है। तो इस बात को लेकर शायद दोनों पार्टी एक हुए हैं, और इसमें अगर बिहारी वोटर जो है, जो हिंदी स्पीकिंग वोटर है, उनको ममता बनर्जी के किटी में लाने में तेजस्वी यादव मदद कर सकता है, तो वो तृणमूल के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। चाहे आरजेडी को उसमें कुछ सीट देना पड़े या आरजेडी के कैंडिडेट तृणमूल के सिंबल पे लड़े, ऐसा भी हो सकता है। अंडरस्टैंडिंग बहुत तरीके का हो सकता है। तो सीटों को लेकर कोई इशू नहीं बनने वाली है इस गठबंधन में, ये हम जरूर कह सकते हैं। पर उनके ये सही है, लेकिन बिहारी वोटर्स को वहाँ पे बिहार के लोग अच्छे खासी तादाद में हैं, खास करके जो वर्कर्स हैं, बहुत सारे मजदूर हैं, इस तमाम तरह के लोग बिहार से आते हैं काम करने के लिए बंगाल में। तो क्या साइजेबल इसकी संख्या है और कितना असर डाल सकता है, या तेजस्वी यादव का साथ जो है, सौरभ अगर आकलन कर सकें कि उनका साथ आना ममता बनर्जी के साथ ममता बनर्जी के लिए कितना फायदा पहुंचा सकता है, अगर हम वोटों की संख्या या परसेंटेज जितने वोटर्स है बिहार के उस हिसाब से अगर देखें? देखिए, वोटों का परसेंटेज इस तरीके से एक फिगर बताना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये वोट जो है ये कई इलाकों में है और कई स्प्रेड आउट है। तो ऐसे हम सीट नहीं बता पाएंगे कि जहां पे अगर बिहारी वोटर्स ममता बनर्जी के साथ आ जाए तो वो सीट जीत जाएंगे। ऐसे सीटें बताना मुश्किल है, लेकिन क्षेत्र कई है, जैसे कि आपका आसनसोल वाला जो एरिया है, वहां पे कई सारे बिहारी वोटर्स है, जहां पे बीजेपी का पोजीशन मजबूत है। तो ऐसे जगहों में अगर तृणमूल को वोट चाहिए तो शायद उस जगहों पे तेजस्वी यादव की पार्टी तृणमूल के लिए फायदेमंद रह सकते हैं। लेकिन ये सिंबॉलिक अलायंस ज्यादा है। सिंबॉलिक इसलिए है क्योंकि जो एंटी बीजेपी फोर्सेस है, आपने सुना आज ममता बनर्जी और तेजस्वी यादव दोनों ने कहा कि लालू जी के ये इच्छा है कि आरजेडी ममता बनर्जी के साथ हाथ मिलाए, और ममता बनर्जी ने भी ये बात दोहराई। तो बात वहां पे है कि ये सिंबॉलिक अलायंस ज्यादा है। जी, सिंबॉलिक ये ज्यादा है कि तेजस्वी जो है वो ममता के साथ हैं, और जो बिहार के लोग वहां पर हैं उन पर वो असर डाल सकते हैं कि वो तृणमूल के साथ रहें। तो एक तरह से ये संकेत दिया जा रहा है कि ममता बनर्जी के साथ है। धन्यवाद आपका सौरभ। ममता बनर्जी को बंगाल की लड़ाई में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का भी साथ मिला है। तेजस्वी के बाद एक तो तेजस्वी यादव का साथ मिल रहा है, अखिलेश यादव का साथ मिला है। अखिलेश ने फोन पे ममता से बात की है और उन्हें पोलिंग बूथ के अंदर एजेंट रखने की सलाह दी है। ममता बनर्जी से पूरा सहमत हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है कि ज्यादा से ज्यादा फेस में चुनाव कराया जाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा परेशानी पैदा की जाए। मैं ममता बनर्जी जी को यह भी सुझाव देता हूं कि जहां 8 फेज की चुनाव पे उन्होंने सवाल उठाया है, वहां सवाल ये भी उठाएं कि बूथ के अंदर एजेंट नहीं होगा तो कहीं ना कहीं धोखा होगा। मैं यहीं से जितने भी हमारे समर्थक हैं, शुभचिंतक हैं, जानने वाले, हम सबसे कहेंगे ममता बनर्जी जी का समर्थन करें, उन्हें जिताएं, फिर एक सरकार बनाएं। और असम के गोहपुर में आज प्रियंका गांधी ने एक रैली को संबोधित किया है। प्रियंका केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार पर आक्रामक रही। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने गरीबों के लिए काम नहीं किया। प्रियंका ने राज्य की महिलाओं को आगे बढ़ने पर भी जोर दिया है। असम में कांग्रेस बदरुद्दीन अजमल की पार्टी के अलावा कुछ छोटे दलों के साथ मैदान में है। आप सब जानते हैं कि आपके जीवन की स्थिति क्या है।
और राहुल गांधी तमिलनाडु में रोड शो कर रहे थे। यहां पर कन्याकुमारी के कुजितुरई में आयोजित इस रोड शो में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की वजह से राज्य के 3 दिन के दौरे पर हैं। तमिलनाडु की सभी 234 सीटों पर एक चरण में 6 अप्रैल को वोटिंग होगी। तो इन चुनावी बातों से हटकर अब दूसरी खबरों पर आते हैं। भोपाल की बात। भोपाल गैस त्रासदी ने कई लोगों से उनके परिवार के सदस्यों को छीन लिया है, अपनों को छीन लिया है। परिवार बिखर गए हैं। सालों के बाद सरकार ने गैस त्रासदी में जो महिलाएं विधवा हुई उनसे उनकी पेंशन छीन ली है। भूख मिटाने के लिए कई बूढ़ी विधवाओं को खाना मांगना पड़ रहा है। सरकार ने कई बार आश्वासन दिया है लेकिन पूरा नहीं किया। दिसंबर 2019 से पेंशन बंद है। इस बीच कांग्रेस की सरकार के मुख्यमंत्री चले गए। कमल की सरकार के शिवराज मुख्यमंत्री बन गए। इन महिलाओं ने हर स्तर पर आवेदन किया, विरोध दर्ज कराया, लेकिन पेंशन नहीं मिली। गैस पीड़ित महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय पेंशन मिलती थी, पर कमलनाथ जी की सरकार ने आकर उस पेंशन को रोक दिया। ये पूरा प्रकरण हम दिखवा रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि ये पेंशन फिर से शुरू हो। कमलनाथ जी की सरकार में हर समय अमीरों का साथ दिया गया। वो गैस पीड़ित विधवाएं जिनके सुहाग उजड़ गए गैस कांड के समय, जिनका जीवन यापन मुश्किल है, उनकी पेंशन बंद कर कांग्रेस की सरकार ने असंवेदनशील काम किया और ये पूरा निर्णय कांग्रेस की सरकार का था। ये वायदा था अगस्त 2020 का। साफिया, शकीला बी, सावित्री बाई, मुन्नी, केसरबाई, नामों की फहरिस्त लंबी है। इनके साथ वायदों की भी। कई दफे इनकी कहानी हम हुक्मरानों के पास लेकर गए। कई बार वायदा मिला। इस बार रईसा बी से मिले। जेपी नगर इलाके में रहती हैं। बुढ़ापे में छोटी सी दुकान चला रही हैं। कहती हैं सरकारी दफ्तर के चक्कर काटना उनके बस में नहीं। एडीएम जा सो एडीएम हम गए नहीं भैया, का को झूठ बोले। उनने हमने कहा हम एडीएम में कहाँ ढूंढेंगे, कहाँ पता लगाएंगे। हमारी तो इतनी बड़ी है कि हम ढूंढ के ही थक जाएंगे। अरे भैया वो तो सबरी परेशानी है। 5 छालिया को भी तरस रहे हैं और ये गोली बिस्कुट रख लिए तो बस छूने बैठे रहते। 2-4 रुपए का बिक गया नहीं बिका। शकीला भी पूछ रही हैं इस उम्र में कैसे खाएं, क्या खाएं। अब हम क्या खाएं, क्या कैसे जिए। दवाई गोली कैसे लाएं। सरकारी अस्पताल में कोरोना बता दे, जिसको देखो उसको कोरोना बता दे। मंत्री लोग कहते हैं वो सहायता करते रहा, क्या सहायता दे रहा है वो पूछो तो आके के गरीब आदमी कैसे जी रहा है। एक टाइम पे चाय है तो एक टाइम पे नीमन मर्ची है तो एक टाइम पे खाना नहीं है। ऐसे तैर कर रहा हम लोग गरीब आदमी। भोपाल गैस त्रासदी में 5000 से अधिक महिलाएं विधवा हुईं। अब कई पीड़ित 75 से 80 साल की हो चुकी हैं। 350 विधवा महिलाओं की मौत हो चुकी है। 1000 रुपए हर महीने इन्हें पेंशन मिलती थी। 2011 से इन्हें ये पेंशन दी जा रही थी। पहले पेंशन 750 रुपए मिल रही थी, लेकिन 2019 दिसंबर से वो भी बंद हो गई। गैस राहत मंत्री दिल्ली तक दौड़ लगाकर आए हैं। कह रहे हैं पेंशन शुरू हो जाएगी और ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि पेंशन आजीवन मिले। हमारी सरकार ने कल्याणी बहनों को, जो विधवा बहनें हैं गैस कांड की, उनको 1000 रुपये पेंशन शुरू की थी, पर कांग्रेस ने उस पर, जो 15 महीने की सरकार थी, उन्होंने उस पर रोक लगाई है और केंद्र सरकार से उसका कोई कम्युनिकेशन स्थापित नहीं किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की, वैसे तो हम स्टेट बजट से हमने प्रावधान कर दिया है, परंतु ये और लंबी चले इसलिए मैंने केंद्रीय मंत्री जी से निवेदन किया है कि हमें पैसा उपलब्ध कराएं, जिससे हम इस योजना को उनकी जिंदगी भर तक के लिए चलाएं। हालांकि विपक्ष को वायदे पर एतबार नहीं। गैस पीड़ितों को भी कर रखी है और बाकी भी जो बुजुर्ग हैं जिनको पेंशन मिलती थी, कमलनाथ जी की सरकार के समय, हमारी सरकार के समय 300 से 600 किया था और अप्रैल में उसको हम 1000 करने वाले थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान की सरकार में वो 600 रुपये भी 6-6, 8-8 महीने से नहीं मिल रहे हैं। अभी इसी मामले में रोशनपुरा पर बुजुर्ग महिलाओं ने प्रदर्शन किया था कि हमको पेंशन नहीं मिल रही है, न गैस पीड़ितों को मिल रही है न बाकियों को मिल रही है। ये सरकार घोषणा वाली सरकार है।
दरअसल 2008 में मध्य प्रदेश सरकार ने गैस पीड़ितों के लिए केंद्र को एक एक्शन प्लान भेजा था। 472 करोड़ रुपए मिले कचरे, गैस के जहर, पेंशन जैसे मद में। 2010 में पैसा मिला, लेकिन अगले ही साल से सरकार का रोना शुरू हो गया। अभी भी उस पैसे से लगभग 147 करोड़ रुपए खर्च नहीं हुए हैं, जिसमें 40 करोड़ सामाजिक पुनर्वास और 80 करोड़ आर्थिक पुनर्वास का भी बचा हुआ है। सरकार वैसे भी विधवाओं की संख्या 5000 पर ही रोक चुकी है, जबकि असली संख्या इससे कहीं ज़्यादा है। दिसंबर में मुख्यमंत्री ने गैस त्रासदी के लिए स्मारक, विधवाओं के लिए पेंशन फिर से शुरू की जाएगी, लेकिन हुआ कुछ नहीं। अब चतुर अधिकारियों का सुझाव है कि राज्य में बुजुर्गों को वैसे ही 600 रुपये की पेंशन दी जाती है, तो 400 रुपये और देकर इसे 1000 रुपये कर दिए जाएं। जबकि गैस पीड़ित वल्नरेबल समुदाय से आते हैं, ये फैसले वो हुक्मरान ले रहे हैं जो अगर विधायक से सांसद बन जाएं तो डबल पेंशन के हकदार होते हैं। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। ऑनलाइन खतरों का विश्लेषण करने वाली एक कंपनी रिकॉर्डेड फ्यूचर ने अपनी एक रिपोर्ट में यह दावा किया है कि कई चीनी हैकरों ने भारत के बिजली घरों में मैलवेयर डाले हो सकते हैं। उनके मुताबिक मुंबई में अक्टूबर में जो पावर कट हुआ था, उसकी वजह ये भी हो सकती है। रिपोर्ट का यह दावा है कि भारत के कई संवेदनशील आधारभूत ढांचों पर चीनी हैकर ऐसे हमले कर सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में ऐसी संदिग्ध घुसपैठ की कोशिशें बहुत बड़ी हैं। 2 बंदरगाह भी इन हैकरों के निशाने पर हैं। हालांकि महाराष्ट्र के बिजली मंत्रालय ने इस बात से इनकार किया है कि उनके सिस्टम पर किसी मैलवेयर का कोई असर पड़ा है। सरकार का कहना है कि उसे इनकी खबर थी। 12 फरवरी को भारत के नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर ने बिजली मंत्रालय को सतर्क किया, बताया कि चीन द्वारा प्रायोजित हैकरों का खतरा है। रेड इको नाम का एक ग्रुप ऐसे हमलों की कोशिश कर रहा है। इस खतरे से जुड़े सारे आईपी और डोमेन सभी नियंत्रण केंद्रों पर ब्लॉक कर दिए गए थे। हमारे सहयोगी सोहित ने बात की है। गृह मंत्री अनिल देशमुख इस बारे में बात कर रहे हैं। खास करके जो स्काडा है, स्काडा सिस्टम, दैट इज सुपरवाइजरी कंट्रोल डाटा एक्विजिशन सिस्टम, जो एमएससीबी की है, उसका जो एनालिसिस किया, उसमें कुछ साइबर सैबोटेज हो सकते हैं, ऐसे कुछ एविडेंस की बातें उसमें सामने आई है। उसमें नंबर 1 कि 14 ट्रोजन हॉर्सेस मॉलवेयर सर्वर में डाले गए क्या या डाले जा सकते। उसी प्रकार 8 जीबी का डाटा अनअकाउंटेड फॉरेन सर्वर से वहां पे एमएससीबी के सर्वर में ट्रांसफर हो सकता है या शायद हुआ होगा। इस प्रकार की भी आकांक्षा उन्होंने अपनी रिपोर्ट में दी है। और तीसरा, सेवरल ब्लैकलिस्टेड आईपी कंपनीज या रेटिंग एजेंसीज, इन्होंने शायद एमएससीबी के सर्वर में लॉगिन के अटेम्प्ट किए हो। इस प्रकार की भी फाइंडिंग्स जो साइबर क्राइम डिपार्टमेंट और जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट्स और ईएनवाई, ये जो कंपनीज है, इनके जो फाइंडिंग्स है, इसके ऊपर से ऐसा लगता है कि शायद 12 अक्टूबर का जो लॉकडाउन हुआ, शायद इसके वजह से हो सकता है। ऐसे इनके फाइंडिंग्स है। इसके आप पूरा रिपोर्ट साइबर क्राइम ने दिया है और ये पूरा रिपोर्ट हम हमारे सहकारी मंत्री माननीय नितिन जी राउत इनको सौंप रहे हैं, ताकि आगे गए इसमें और ज्यादा से ज्यादा किस प्रकार से इंक्वायरी हो सके।
तो अब अखिलेश हमारे साथ हैं। अखिलेश, ये जो खबर आई है इस रिपोर्ट में जो भी जानकारी है उस पर क्या डिटेल्स आई है? महाराष्ट्र सरकार, अनिल देशमुख को हमने अभी सुना, पर क्या कहा जा रहा है? देखिए, ये कहा जा रहा है, जो केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय उसकी ओर से भी ये माना गया कि इस तरह की रिपोर्ट्स मिली थी कि रेड इको करके जो एक चीनी सरकार का जिसको समर्थन है, इस तरह का ये ऑनलाइन टेरर ग्रुप है जो कि हैकिंग करता है और सिस्टम में घुसपैठ करके उसको खराब करने की कोशिश करता है। वो भारत के जो ऊर्जा क्षेत्र है उसने उसको निशाने पर लिया हुआ है। 12 फरवरी को इसी साल एक रिपोर्ट इस बारे में आई थी और उसके बाद सतर्कता बढ़ा दी गई, तमाम जो फायरवॉल थी उसको एक्टिव कर दिया गया और इस डोमेन नेम से जितने भी IP एड्रेस से जो भी सामग्री आ रही थी उसको ब्लॉक कर दिया गया। ये ऊर्जा मंत्रालय की ओर से कार्रवाई की गई। ये भी कहा गया है कि कोई नुकसान इसके चलते नहीं हुआ है, लेकिन जो पिछले साल अक्टूबर में मुंबई में हुआ था, शटडाउन हुआ था, पावर शटडाउन जो कई घंटे तक रहा था, जिसकी वजह से काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था, उसे एक मिस्टीरियस शटडाउन कहा गया था, जिसके बारे में अब ये जानकारी मिल रही है। दावा किया जा रहा है कि ये चीनी हैकरों का काम था। और जैसा भी आप सुन रहे थे महाराष्ट्र के गृह मंत्री को, वो ये इशारा कर रहे हैं कि उनके पास रिपोर्ट इस तरह की है। ऊर्जा मंत्री नितिन राउत को ये रिपोर्ट देने वाले हैं और निश्चित तौर पर इस पर आगे भी कोई ना कोई कार्रवाई करेंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा है कि जो केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय है वो भी सतर्क है, उसके पास भी इस तरह की रिपोर्ट्स लगातार आ रही है कि चीनी हैकर जो है वो भारत के ऊर्जा क्षेत्र के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। जी, धन्यवाद आपका अखिलेश। तो पूरे युद्ध का स्वरूप बदल चुका है और जो आमने सामने तनाव होता है, उसके अलावा ये साइबर हमले बहुत बड़े खतरा लगातार बने हुए हैं। इस वक्त देश की बात में इतना ही।